गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको 10th की फिजिक्स में ओम के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपके क्लास 10th की फिजिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, लगभग प्रतिवर्ष ही पूछ लिया जाता है कि ओम का नियम क्या है, इसका प्रायोगिक सत्यापन कैसे किया जाता है, यह आपका प्रश्न होता है। तो आपको विद्युत परिपथ में प्रयुक्त कुछ उपकरणों के आरेख और चित्र आपको बता दिए गए थे और अंत में विद्युत परिपथ का आरेख आपको बता दिया गया था। अब जो आपकी टॉपिक है वो टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओम का नियम। ओम एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने विद्युत धारा संबंधी एक इम्पॉर्टेंट नियम दिया। आपको शुरू में ही बता दिया गया कि ओम का नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इस ओम के नियम को हर वर्ष लगभग आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो ओम का नियम क्या है और इसमें क्या पूछा जाता है, इस चीज़ को आपको जानना है। तो टॉपिक का नाम है ओम का नियम। पहले हम इसको लिख देते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, में कोई परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर माने विभव का अंतर V तथा धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है, सदैव नियत रहता है, नियत रहता है। अर्थात V/I इज इक्वल टू नियतांक। फिर से देखिए ओम का नियम क्या है कि ओम ने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हों, यानी भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना आ रहा हो, तो उस चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और चालक में से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, सदैव एक स्थिरांक होता है। अब यहाँ परिभाषा में एक शब्द आता है कि भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो का मतलब क्या है कि उस चालक की लंबाई न बदल रही हो, उस चालक का पदार्थ न बदल रहा हो, उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, चालक के ताप में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो। यानी भौतिक अवस्थाओं में क्या हो गया, लंबाई, चालक का पदार्थ, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक का ताप आदि। तो यदि चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो तो सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V
तथा बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। यही ओम का नियम है। अब इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि V/I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। ये जो R होता है इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या चीज होता है कि गतिरोध, प्रतिरोध, रुकावट। तो गतिरोध, प्रतिरोध, रुकावट का मतलब क्या होता है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा बहती है यानी आवेश प्रवाहित होते हैं, तो क्या होता है कि जो चालक का पदार्थ होता है उस धारा के प्रवाह के मार्ग में एक बाधा उत्पन्न करता है। उसी बाधा को हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम के नियमानुसार क्या हो गया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर V तथा धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है या नियतांक रहता है, अर्थात V/I इज इक्वल टू नियतांक V/I इज इक्वल टू R, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। यह हमारा मूल सूत्र आ गया, V/I इज इक्वल टू R। अब यहाँ आप चाहें तो भौतिक अवस्था की व्याख्या कर लें कि लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ और ताप। तो क्या करेंगे, भौतिक अवस्था का मतलब क्या रखेंगे अपने दिमाग में, भौतिक अवस्था, इसका मतलब क्या होगा कि ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एवं पदार्थ। तो ये 3-4 चीजें स्थिर होनी चाहिए। ये भौतिक अवस्था के अंतर्गत आती है। वैसे दाब भी होता है। तो भौतिक अवस्था में क्या आता है, ताप आता है, लंबाई आती है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आता है, पदार्थ आता है। ठीक है। तो अगर किसी वैद्युत सुचालक में क्या स्थिति हो कि उसकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो रहा हो तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक प्राप्त होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम की एक परिभाषा और की जा सकती है कि ओम के नियमानुसार जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती हैं तब चालक का प्रतिरोध नियत रहता है। एक रूप से ओम का नियम ये भी हो सकता है, मतलब ओम के नियम की एक परिभाषा हो सकती है कि जब किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती हैं तो चालक का प्रतिरोध नियत रहता है। अब आपका टॉपिक आता है कि ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ये आपको प्रयोगशाला में सत्यापित करना होता है कि जो आपने सिद्धांत पढ़ा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, ना बदलें, तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और चालक से होकर बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियतांक होता है। इस सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन आप प्रयोगशाला में करते हैं। तो प्रायोगिक सत्यापन के लिए क्या करते हैं, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम का नियम क्या है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि ओम ने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हों तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा चालक में से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, अर्थात V/I इज इक्वल टू R, जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब इसका प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए हम प्रयोगशाला में एक इस प्रकार का समायोजन तैयार करते हैं। एक बैटरी ले लेते हैं,
एक प्रतिरोध तार, एक पहले धारा नियंत्रक ले लेंगे, रिहोस्टर। फिर क्या करेंगे, एक प्रतिरोध तार ले लेंगे, इसके श्रेणी क्रम में एक एमीटर जोड़ देंगे जो धारा के मान को बताती है। यहाँ एक प्रतिरोध तार कैपिटल R ले लेंगे, इसके सिरों के बीच एक वोल्ट मीटर V लगा देंगे। अब हम परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा ऐसे परिपथ में बहती है। अब क्या करेंगे, इसको हम बैटरी बोलते हैं। कई सेल एक साथ जोड़ दिए जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। ये क्या है, रिहोस्टर है, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक रिहोस्टर। ये क्या है, एमीटर है, ये क्या करता है, ये परिपथ में बहने वाली धारा को नापता है। ये R क्या है, प्रतिरोध तार है, प्रतिरोध तार है जिसके सिरों के बीच हम विभवांतर लगा रहे हैं। ये वोल्ट मीटर है, इससे क्या होता है कि इस तार के सिरों के बीच का विभवांतर नापा जाता है। अब क्या करेंगे हम कि धारा नियंत्रक की सहायता से हम इस प्रतिरोध तार में बहने वाली धारा के मान को परिवर्तित करेंगे। ये धारा नियंत्रक है। जब धारा नियंत्रक में इधर करेंगे तो धारा बढ़ेगी, इधर करेंगे तो धारा घटेगी। तो हम क्या करते हैं कि धारा के विभिन्न मान पर V का मान निकाल लेते हैं। तो हम जब V और I के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्या करेंगे कि V और I के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे। इधर विभवांतर है, विभवांतर है, और इधर क्या है, धारा है। तो जब विभवांतर और धारा के बीच हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो जब हमको ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है तो यह ये बताती है कि जो धारा और विभवांतर और धारा का अनुपात है V/I, वह नियत है, एक सीधी रेखा में प्राप्त हो रहा है। यानी कि जब मान बढ़ाते जाते हैं तो इसका मान, R का मान बढ़ता चला जाता है। तो V/I का जो मान आता है वह एक नियत राशि आती है। इस प्रकार प्रयोगशाला में हम सिद्ध कर लेते हैं कि जो ये ग्राफ है, यह ग्राफ प्रूव करता है कि जो ओम ने बताया था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हों तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा चालक से होकर बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। यह जो हमारा कंसेप्ट था, यह प्रयोगशाला में प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो जाता है। अब अगला टॉपिक आपका आता है वैद्युत प्रतिरोध। अगला टॉपिक आपका आता है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो विभवांतर लगाने पर धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं। क्या होता है कि जब किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो विभवांतर के परिणाम स्वरूप धन आवेश उच्च विभव की तरफ से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं। तो जब ये धन आवेश प्रवाहित हो रहे होते हैं, या इसके विपरीत दिशा में जानिए कि धन आवेश तो प्रवाहित होता ही नहीं है, धन आवेश केवल आयनों में प्रवाहित होता है, यानी कि घोलों में प्रवाहित होता है और गैसीय अवस्था में प्रवाहित होता है। ठोस अवस्था में जो हमारा चालक पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऋण मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ प्रवाहित होता है। तो जब ऋण विभव से निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो जो पदार्थ होता है, जो चालक पदार्थ होता है, वह चालक पदार्थ इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है।
क्या करेंगे कि जब हम किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाएंगे तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वह निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ यानी ऋण प्लेट से धन प्लेट की तरफ प्रवाहित होने लगता है। और जो चालक का पदार्थ है, जो चालक तार का पदार्थ है, वह इनके प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। यही बाधा वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो हम क्या कहने जा रहे हैं कि जब किसी चालक तार में या चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है, विभवांतर स्थापित किया जाता है तो होता क्या है, ऋण आवेश, और ऋण आवेश के रूप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होने लगता है, होने लगता है। इनके प्रवाह के मार्ग में चालक पदार्थ बाधा उत्पन्न करता है, इसे प्रतिरोध कहते हैं। अब इतनी बड़ी परिभाषा आपके लिए थोड़ी बड़ी हो जा रही है, तो छोटी सी परिभाषा जान लीजिए। छोटी परिभाषा क्या होगी कि जब हम किसी चालक तार में विद्युत आवेश को प्रवाहित करते हैं तो विद्युत आवेश के प्रवाह के मार्ग में चालक का पदार्थ बाधा उत्पन्न करता है। उत्पन्न इस बाधा को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब जो आपने अभी कहा था कि वैद्युत प्रतिरोध है R इसे कहते हैं, तो इसको हम दर्शाते कैसे हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब वैद्युत प्रतिरोध जो R होता है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम होता है। इसको दर्शाते कैसे हैं ओम को संकेत में, ऐसे दर्शाते हैं ओम, ये ओम है आपका। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जब किसी चालक तार से आवेशों का प्रवाह होता है अर्थात विद्युत धारा बहती है, तो क्या होता है कि चालक का पदार्थ जो होता है वह धारा के प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, और इसी उत्पन्न बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, 1 ओम हो गया। तो 1 ओम बराबर क्या होगा, अब देखिए 1 ओम अब अगला टॉपिक आपका है 1 ओम। देखिए अभी आपने देखा कि R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I। यदि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट और I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, देन
R इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, या यही क्या हो जाएगा 1 ओम। यानी यदि 1 ओम बराबर हो गया 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। अब इसकी जरा परिभाषा करिए तो परिभाषा कैसे करेंगे कि 1 ओम कैसे करेंगे, 1 ओम यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर होने पर उसमें से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर चालक से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो चालक का प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम होता है। फिर से देख लीजिए 1 ओम की परिभाषा हमने कैसे की। आप जानते हो R इज इक्वल टू वी अपान आई। यदि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, देन R इज इक्वल टू 1 ओम। यानी 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर चालक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा। फिर से देख लीजिए, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर चालक से प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। अब आपको प्रतिरोध भी समझ में आ गया, ओम भी समझ में आ गया। अब जो ओम को ग्रीक अक्षर ओम से प्रदर्शित करते हैं। अब मेगा ओम और माइक्रो ओम छोटे बड़े मात्रक हैं इसके। तो 1 मेगा ओम ये बराबर है 10⁶ ओम के, और 1 माइक्रो ओम ये बराबर है 10⁻⁶ ओम। ये सवाल लगाते समय माइक्रो को मेगा, मेगा को माइक्रो, माइक्रो को मेगा, तमाम चीज़ें ऐसी परिवर्तित करने के लिए आएंगी जो सवाल के अकॉर्डिंग हम इन सूत्रों का प्रयोग करके ये सवाल हल करेंगे। अब आपका टॉपिक आ जाता है किसी तार के प्रतिरोध की उसकी लंबाई, मोटाई तथा पदार्थ पर निर्भरता। तो किसी तार के प्रतिरोध का उसकी लंबाई, मोटाई तथा तार के पदार्थ पर निर्भरता, इससे सवाल बहुत आता है। किसी तार के
प्रतिरोध की उसके लंबाई, मोटाई एवं पदार्थ पर निर्भरता, इस पर सवाल देखिए, इस पर बहुत अच्छे सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल बोर्ड में बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। तो पहला चीज है कि एक निश्चित ताप पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। एक निश्चित ताप पर, यानी कि ताप स्थिर रहे, निश्चित ताप पर किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 लंबाई। तो क्या होगा, किसी चालक तार की लंबाई, किसी चालक तार की लंबाई उसके प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या मतलब है कि जो R है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि जो प्रतिरोध है वह तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात तार जितना बड़ा होगा उतना ही उसमें प्रतिरोध होगा। इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है, तो जब बॉम्बे जाना है तो जितनी लंबे रास्ते को आप तय करेंगे, रास्ते में उतनी ज़्यादा आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहन या अन्य चीज़ें मिलती जाएंगी, और अगर रास्ता छोटा है तो आपके रास्ते में मिलने वाले जो प्रतिरोध हैं, यानी कि वाहन हैं और चीज़ें हैं, वो कम हो जाएंगी। इसी तरीके से धारा के मार्ग में जो उत्पन्न प्रतिरोध होता है वह तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। पहला हो गया। उसके बाद नंबर 2 होता है जो आपने लिखा कि मोटाई माने क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, नंबर 2, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। जो तार का अनुप्रस्थ काट है, यानी कि रोड की चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी बाधा उतनी कम होगी। तो जब रोड की चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी माने तार जितना मोटा होगा उसके मार्ग में बाधा उतनी ही कम आएगी, यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। नंबर 3 है कि तार के पदार्थ का, तो जो तार का पदार्थ है, तार का पदार्थ तो अलग अलग पदार्थों पर
अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध जो होता है वह अलग अलग होता है, यानी अलग अलग पदार्थों में चालकता जो होती है वह अलग अलग होती है। वह उस पदार्थ का निज गुण है, उसका निश्चित निज गुण है। तो क्या होगा कि विभिन्न पदार्थों के समान लंबाई मोटाई के खींचे गए तार खींचे जाएं तो उनके जो प्रतिरोध होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि जो तार का प्रतिरोध होता है वह पदार्थ पर निर्भर करता है, लेकिन यह पदार्थ का निजी गुण है, निज गुण है। अगला ताप पर निर्भर करता है। तो जो तार है, तार का ताप है नंबर 4, जो तार का ताप है तो ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि अगर हम तार का ताप बढ़ाएं तो ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं निश्चित ताप पर। ठीक है, तो वैसे यहाँ जान लें आप कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि अगर किसी चालक तार का ताप बढ़ जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो ये 4 चीज़ें आप एकदम याद रखिए। पहला चीज़ क्या है कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना लंबा रास्ता होगा, रास्ते में बाधा उतनी अधिक उत्पन्न होगी, तो जितना तार लंबा होगा प्रतिरोध ही उतना बड़ा होगा। दूसरी चीज़ कि जो प्रतिरोध होता है, रुकावट होती है, वह धारा के मार्ग का रुकावट जो होता है वह तार के अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि रोड जितना चौड़ा होगा, जो रास्ते में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है वह उतनी कम हो जाएगी। फिर तार के पदार्थ पर, ये तार के पदार्थ का निज गुण होता है कि वह विशिष्ट गुण होता है कि विभिन्न पदार्थों का जो तार होता है उनकी प्रतिरोधकता या उनका प्रतिरोध जो होता है वह भिन्न भिन्न होता है। अगर समान लंबाई और समान मोटाई के तार खींचे जाएं विभिन्न पदार्थों के, तो उनका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा, जो उस निश्चित पदार्थ के अकॉर्डिंग होगा। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ये 4 चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। अब आपका टॉपिक आता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या टॉपिक आता है? विशिष्ट प्रतिरोध। शब्द से ही लग रहा है कोई खास है, तो विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या चीज होता है? तो किसी चालक तार का प्रतिरोध तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि तार की लंबाई कैपिटल L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A हो, तो अभी आपने ऊपर देखा, पहले देखा कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, फिर आपने देखा R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। मान लीजिए समीकरण 1 है या समीकरण 2 है, तो आपस में मिलाने पर क्या होगा? आपस में मिलाने पर, तो जब आपस में मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटा दें तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू कैपिटल K L/A, जहां कैपिटल K एक नियतांक है और इस कैपिटल के नियतांक को, जो कैपिटल के नियतांक है, इसका मान तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, और इसी कैपिटल के को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या है कि जहां कैपिटल के एक नियतांक है, यह तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, तो क्या हो जाएगा? इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, इसे
विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, K इज इक्वल टू हो जाएगा आपका R इंटू ए बाई एल। K इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। यदि L बराबर 1 मीटर और A बराबर 1 वर्ग मीटर, यदि L बराबर 1 मीटर तथा A बराबर 1 वर्ग मीटर, ये अनुप्रस्थ काट है, ये लंबाई है, तो K बराबर क्या हो जाएगा, R ओम के। क्या होगा, यदि L बराबर 1 मीटर तथा A बराबर 1 वर्ग मीटर, तो K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा R ओम मीटर। कैसे R ओम मीटर होगा, जरा ध्यान दीजिए, ये R ओम है गुणे A 1 वर्ग मीटर है बटे मीटर। 1 मीटर, मीटर से यहाँ वर्ग का निशान कट गया, तो K बराबर हो गया R ओम मीटर, R ओम मीटर। अब इसकी हम परिभाषा देंगे कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 घन मीटर, 1 घन मीटर के, 1 घन मीटर आयतन के सिरों के बीच के प्रतिरोध के बराबर होता है। 1 घन मीटर आयतन के सिरों के बीच के प्रतिरोध के बराबर होता है। या दूसरी तरीके से हम इसकी परिभाषा दे दें अगर, तो यहां से दे दीजिए विशिष्ट प्रतिरोध। तो क्या हो जाएगा, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा हो जाएगी कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। अब देखिए, आप चाहे ऐसे याद रखिए कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। या ऐसे सीधे कह दीजिए कि किसी भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 1 घन मीटर पदार्थ के सिरों के बीच के प्रतिरोध के बराबर होता है। 1 घन मीटर पदार्थ के सिरों के बीच के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो आज हम बस इतना ही बात कर लेते हैं कि ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध तक की बात हो गई। तो अगले टॉपिक पर, अगले बेल में हम लोग फिर मिलते हैं और अगले बेल में हम लोग शेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको आज ओम का नियम, प्रतिरोध की लंबाई, परिच्छेद क्षेत्रफल, ताप और पदार्थ पर निर्भरता और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ा दिया गया है। तो नेक्स्ट बेल में हम आपको किसी
सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।